किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। सच के साथ में आप सभी का बहुत स्वागत है। सच के साथ में आज हम बात करेंगे भारत में गन्ना उत्पादन और उसके आर्थिक महत्व पर। तो गन्ने को बोकर कितना खुश है किसान, गन्ने से क्या उसके चेहरे पर वाकई आती है मुस्कान, ये समझने के लिए सच के साथ में हम उसी विषय पर बात करेंगे और समझेंगे क्या वाकई गन्ने की खेती से हमारे किसान की जिंदगी बदल रही है, वो इतिहास रच रहे हैं। ये समझने के लिए एक खास पैनल सच के साथ में हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद लिए चलते हैं सीधे पैनल के पास। भारत ब्राजील के बाद गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। गन्ना देश की प्रमुख नकदी फसल है और देश की अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में गन्ने की खेती ग्रामीण आजीविका का भी एक अभिन्न हिस्सा है। बता दें कि भारत में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में गन्ना उगाया जाता है। कुल खाद्यान्न उत्पादन 3,577.32 लाख टन रहा। गन्ने का उत्पादन 4,546.11 लाख टन रहा। बात गन्ने की खेती की करें तो हमारे देश में शरद काल और बसंत काल में गन्ने की बुआई की जाती है। गन्ने की खेती के लिए किसान कई उन्नत विधियों को अपना रहे हैं, जो गन्ना उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। दूसरी ओर गन्ने के साथ दलहनी, तिलहनी और सब्जी फसलों की अंतः फसली खेती भी की जा सकती है, जिससे किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होती है। ये समय गन्ने की कटाई का चल रहा है। दिसंबर में गन्ने की तकरीबन सभी किस्में कटाई के लिए तैयार हो जाती हैं। पुराने गन्ने की कटाई का काम भी इस समय किया जाता है। दरअसल दूसरी फसलों के मुकाबले गन्ने में जोखिम कम है और इसमें मौसम को सहन करने की क्षमता भी ज्यादा होती है, इसलिए किसानों के बीच ये भरोसेमंद फसल के रूप में जानी जाती है। गन्ने से चीनी, गुड़ और कई दूसरे उत्पाद तैयार किए जाते हैं। चीनी उद्योग तो कृषि अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। गन्ने को चीनी, गुड़, शीरा और इथेनॉल जैसे विभिन्न उत्पादों में प्रोसेस किया जाता है। ये क्षेत्र लाखों लोगों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय योगदान देता है। गाढ़े गन्ने के रस से गुड़ और खांडसारी भी बनाई जाती है। भारत में उत्पादित कुल गन्ने का 2/3 हिस्सा गुड़ और खांडसारी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि शेष चीनी मिलों में भेजा जाता है। चीनी उद्योग के उप उत्पाद जैसे बिजली, सह उत्पादन के लिए खोई और आसमानी के लिए शीरा इसके आर्थिक मूल्य को बढ़ाते हैं। गन्ना उत्पादन के आर्थिक महत्व की बात करें तो ये राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत है। ये भारत में सबसे अधिक राजस्व उत्पन्न करने वाली फसलों में से एक है, जो देश के कृषि सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देता है। गन्ना चीनी, इथेनॉल और कागज निर्माण जैसे विभिन्न उद्योगों को भी समर्थन देता है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत औद्योगिक आधार तैयार होता है। गन्ने की फसल के उप उत्पाद जैसे चीनी और इथेनॉल का निर्यात मूल्य महत्वपूर्ण है, जो देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। गन्ना रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है। गन्ने की खेती लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करती है, जिनमें किसान, श्रमिक और संबंधित उद्योगों के कर्मचारी शामिल हैं। गन्ना आय की स्थिरता भी देता है। विशेष रूप से गन्ना उगाने वाले क्षेत्रों में ये फसल कई किसानों के लिए आय का मुख्य स्रोत है और अन्य फसलों की तुलना में अधिक स्थिरता प्रदान करती है। कुल मिलाकर गन्ने की खेती भारत की कृषि और अर्थव्यवस्था के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जो देश के आर्थिक और ग्रामीण विकास को गति प्रदान करती है। तो सच के साथ में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हमारे विशेष पैनल का परिचय करा देता हूं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। स्वागत करते हैं सबसे पहले डॉक्टर श्रवण मंधर हलधर हैं, प्रधान वैज्ञानिक हैं, कृषि विज्ञान कीट विज्ञान ICAR राष्ट्रीय एकीकृत कीट प्रबंधन अनुसंधान संस्थान
राजपुर नई दिल्ली से बहुत स्वागत आपका सच के साथ में। हमारे साथ हैं डॉक्टर वेद प्रकाश, और वेद प्रकाश जी हैं वैज्ञानिक हैं, अधिकारी हैं गन्ना अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। देखिए एक और हमारे साथ कौशल कुमार मिश्रा जी हैं, किसान हैं उत्तर प्रदेश से, आपका भी बहुत स्वागत है सच के साथ में। हमारे साथ दिनेश कुमार हैं, सलाहकार हैं गन्ने के और उसकी खेती के, तो आपका भी सच के साथ में बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, शुरुआत इसी से करेंगे कि गन्ने का उत्पादन और गन्ने पर जो आर्थिक चर्चा हम करने जा रहे हैं, गन्ने के उत्पादन को लेकर किस तरह से आप देखते हैं, क्या आपकी दृष्टि है। तो सबसे पहले डॉक्टर वेद प्रकाश जी आपके पास आना चाहूँगा और आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि आप वैज्ञानिक हैं, अधिकारी हैं और गन्ना अनुसंधान केंद्र से जुड़े हुए हैं, तो मार्केटिंग के बारे में भी बेहतर बता सकते हैं। आपकी दृष्टि से क्या आपको नज़र आता है भारत में गन्ने की खेती को लेकर? भारत में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हमारा गन्ना उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। इसमें जो हमारा शाहजहाँपुर गन्ना शोध परिषद है, सन 1976 से स्थापित है। अब तक लगभग 250 प्रजातियां जो विकसित हो चुकी हैं, उसमें अगेती किस्में भी काफ़ी विकसित हुई हैं, मध्य देर की भी प्रजाति विकसित है। उससे किसानों का उत्पादन भी बढ़ा है। साथ साथ जो हमारी 125 चीनी मिलें जो हमारे उत्तर प्रदेश में चल रही हैं, उनसे चीनी पत्ता भी बढ़ा हुआ है। और इसके साथ साथ जो किसानों के बीज की समस्या रहती है, वो हमारे बीज का भी जो किसानों का आवंटित है वो भी सही समय पे किसानों को मिल जाता है। वर्ष में जैसे 2 बार गन्ने की बुवाई की जाती है, एक तो शरदकालीन गन्ने की बुवाई, दूसरा बसंतकालीन गन्ने की बुवाई। तो शरदकालीन गन्ने की बुवाई का तो समय समाप्त हो चुका है। अब बसंतकालीन गन्ने की बुवाई का समय जो हमारा 15 जनवरी से 31 मार्च तक है, तो इसमें हम किसानों को नई नई जो स्वीकृत प्रजातियां हैं उनका बीज आवंटन किया जाता है और गन्ना विकास परिषद के माध्यम से किसानों को बीज उपलब्ध करा दिया जाता है। ये हमारी योजनाएं हैं गन्ना विकास चीनी उद्योग की। इसके आधार पे बहुत सी हमारी योजनाएं चल रही हैं जो गन्ना शोध परिषद में। ठीक है, उन योजनाओं पे चर्चा करेंगे। डॉक्टर वेद प्रकाश हमारे साथ, डॉक्टर श्रवण भी हैं। डॉक्टर श्रवण, मैं आपके पास भी आना चाहूंगा, आपकी दृष्टि से भी हम समझेंगे इसको कि गन्ने को लेकर किस तरह से हमारे जो किसान हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, उनकी खेती में कितना उत्पादन हो रहा है और वो जो उत्पादन हो रहा है वाकई वो खुशहाल जिंदगी की तरफ बढ़ रहा है। जिस तरह से गन्ने की मिठास उनकी जिंदगी में गुजर रही है, ये मिठास वाकई क्या इतिहास रच रही है और उनकी जिंदगी की जो जीवन है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। हाँ जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि गन्ना एक नकदी फसल है और किसान को इससे डायरेक्ट इनकम मिलती है और अराउंड 70 से 80 टन पर हेक्टेयर किसान ले पा रहा है जी। बट अभी हमारी वैज्ञानिकों की भी ये डिमांड और हम उस पर साइंटिफिक रिसर्च भी कर रहे हैं कि अराउंड 100 टन तक उसकी प्रोडक्शन पर हेक्टेयर जाए। और अगर भारत में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश है जिसके अंदर गन्ना सबसे ज़्यादा होता है और यहाँ पे सबसे पॉपुलर वैरायटी है जो C238 है, बट बहुत अच्छा प्रोडक्शन करती है और इसमें जो शुगर कंटेंट और जो रिकवरी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो फार्मर्स की डिमांड है कि हम यही वैरायटी ज़्यादा से ज़्यादा लगाते हैं और लगाने की इच्छा है, बट उसमें अभी 4-5 सालों से जो कुछ समस्याएं आ रही है तो उसके लिए भी हम उस पर ICR है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, उस पर काम कर रहा है। जैसे टॉप बोरर एक सबसे बड़ी समस्या है, रेड रोट एक बीमारी है और इसके अलावा अर्ली सूट बोरर है। ये इस टाइप के कीड़े हैं, एक लीफ होपर है जो इसके अंदर आते हैं और थोड़ी समस्या पैदा करते हैं। तो उन समस्याओं से कैसे हमारे किसान निपटे? हमारी खेती करने वाले जो किसान हैं उनके सामने तमाम चीज़ों की दुविधाएं सामने आती हैं, तो उससे कैसे वो निपटे, कैसे वो आगे बढ़ें? हाँ जी, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा संस्थान है राष्ट्रीय समेकित नाशीजीव अनुसंधान संस्थान है जो नई दिल्ली के अंदर है और ये 1988 में स्टार्ट हुआ था ICR के अंडर में और ये समेकित नाशीजीव प्रबंधन पे काम करता है। और क्योंकि किसान लास्ट जो 10 से 15 साल में है गन्ने के अंदर दवाइयाँ सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, जैसे जो कोराजोन है एक बहुत फेमस है और अभी फार्मर्स के ये प्रॉब्लम आ रही है कि उससे रेजिस्टेंस भी पैदा हो गया है, उसके अंदर रेगुलर छिड़क रहे हैं बट कीड़े के अंदर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो इसके लिए समेकित नाशीजीव प्रबंधन एक ऐसी उपाय है जिससे आप कीट और बीमारियों को नियंत्रण कर सकते हो। अगर इसके अंदर हम आते हैं तो सबसे पहले हम बताते हैं कि आपको जब भी गन्ना लगाना, आपको सेट लेना है वो डिजीज फ्री लेना है, उसका सिलेक्शन अच्छा करें तो वहाँ पे आपका 50% आपका कंट्रोल हो जाएगा। जो रेड रोट और जो फंगल और जो सीड के थ्रू और जो सेट के थ्रू बीमारियाँ आती है उसका नियंत्रण हो जाता है। उसके बाद में हम बताते हैं कि आपको सीड को ट्रीटमेंट करना है, आपका जो सेट है उसको ट्रीटमेंट किया जाए। तो उसके अंदर जैसे हम ट्राइकोडर्मा बताते हैं, ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम है, 2-3 स्पेसीज और भी आती है और
उसके थ्रू अगर आप ट्रीटमेंट करके आप सोइंग करोगे तो आपके अंदर जो जमीन वाली जो बीमारियां हैं वो कम से कम आएगी। इसी प्रकार से रेगुलर, क्योंकि ये 1 साल की और 16-17 महीने की फसल है, तो इसके अंदर जैसे ही अप्रैल मई के आसपास होगा तो अर्ली सूट बोरर आ जाता है। तो उसकी समस्या के लिए हम फेरोमोन ट्रैप बताते हैं, बहुत ही अच्छी वो है। और उसके अलावा ट्राइकोग्रामा, एक ट्राइको कार्ड आता है जो उसकी अवेलेबिलिटी सबसे बड़ी समस्या है, बट हमारे संस्थान ने अभी 2 साल से हम इस पे काम कर रहे हैं। और फार्मर्स को, क्योंकि हमने एक मॉडल गांव भी हमने गन्ना का डेवलप किया है, जो मेरठ के पास में मंडोरा गांव है, और उसके अंदर पूरे गांव को हमने इसके लिए IPM के लिए लिया है, और उनको हम रेगुलर जा करके हमारे संस्थान में डेवलप करके उनको दिया जा रहा है। उस पे भी चर्चा जारी रखेंगे। एक जल्दी से हमारे साथ और भी मेहमान हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। दिनेश कुमार जी, आपके पास आऊंगा, आप सलाहकार हैं और गन्ना खेती को लेकर आपकी सलाह क्या कहती है, क्योंकि उत्पादन को लेकर चर्चा हम कर रहे हैं और आर्थिक महत्व समझने की कोशिश हम कर रहे हैं, तो सबसे पहली सलाह क्या देना चाहेंगे हमारे किसान? गन्ना एक प्रमुख नकदी फसल के रूप में जानी जाती है और किसान भाइयों के लिए आर्थिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज गन्ने की फसल ब्राजील के बाद भारत में सर्वाधिक पैदावार ली जा रही है, सबसे ज़्यादा उत्पादक प्राप्त हो रहे हैं। और ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश इस समय अग्रणी गन्ना उत्पादक प्रदेश के रूप में जाना जा रहा है। परंतु गन्ने से किसान भाइयों को काफ़ी आर्थिक मदद मिल रही है। परोक्ष अपरोक्ष रूप से ग्रामीण स्तर पर सभी किसान भाइयों को, रोजगार करने वाले तमाम श्रमिक भाइयों को इससे डायरेक्ट लाभ प्राप्त हो रहा है, रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। परंतु गन्ने की तमाम सारी नवीन प्रजातियां गन्ना शोध केंद्र से निकाली जा रही हैं, लेकिन चूंकि गन्ने में कीट बीमारियों के साथ साथ बीमारियों का भी बहुत अहम रोल होता है, जिसकी वजह से गन्ने की फसल, खड़ी फसल पूर्णतया क्षतिग्रस्त होने की प्रबल संभावना रहती है। जिसमें अगर बीमारियों की बात करें तो बहुत सारी बीमारियां गन्ने में आती हैं। प्रमुख रूप से इसमें फफूंदीजनक बीमारी रेड रॉट है, जिसको गन्ने का कैंसर कहा जाता है। आज हमारे बीच में प्रचलित करनाल गन्ना शोध केंद्र से CO 0238 जो किसानों के लिए और संस्थान के लिए, चीनी मिलों के लिए बहुत ही कारगर साबित हुई है। आज रेड रॉट की वजह से, गन्ने के कैंसर से ये प्रजाति काफ़ी हद तक प्रभावित हुई है और इससे हमारा किसान काफ़ी डमलाइज हुआ है। परंतु इसके नियंत्रण के लिए, चूँकि रासायनिक नियंत्रण इसके लिए बहुत प्रभावी नहीं है, इसलिए इसके लिए बायो एजेंट के रूप में एक ट्राइकोडर्मा विरिडी या हर्जेनियम का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले तो इसके ये बीमारी किसानों के खेत में ना आए, इस गन्ने में ना आए, तो गन्ना बीज का चयन करना बहुत आवश्यक होता है, जिसमें कोई बीमारी ना हो, किसी कीट बीमारियों का कोई प्रभाव ना हो, वही गन्ने का बीज लिया जाए, बुआई हो। गन्ने का चयन ठीक से करें और कहीं ना कहीं इसको समझें और इसका इस्तेमाल करें, तभी इस गन्ने के कैंसर से हमारे किसान बच सकते हैं, ये दिनेश जी कह रहे हैं। लेकिन हमारे साथ एक किसान हैं, कौशलेंद्र कुमार मिश्रा जी, आपसे भी हम समझना चाहेंगे कि गन्ने की खेती को आप किस तरह से देखते हैं और इसके उत्पादन में आप कितना अधिक उत्पादन आप देख पा रहे हैं और इसका आर्थिक महत्व किस तरह से आप समझते हैं, क्योंकि आप किसान हैं, आप बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। क्योंकि अब तक हमने वैज्ञानिकों से बात की, समझा कि गन्ने की खेती किस तरह से हमारे किसान कर रहे हैं भारत में, लेकिन आप समझाइए कि कितना बदलाव आप इस खेती में देख रहे हैं और क्या वाकई उत्पादन बढ़ा है? विगत 10 सालों से लगातार गन्ने में बढ़ोतरी हो रही है। मैं तो 30 साल से गन्ने की खेती करता हूँ। गन्ने की खेती एक ऐसी नकदी फसल है कि किसी तरह की कोई आपदा आ जाए, बाढ़ हो, बरसात हो, आग हो, लेकिन गन्ने में कोई नुकसान नहीं होता है। बाकी अन्य फसलों में रेट का कभी कभी अप डाउन होता रहता है। गन्ने का जो गवर्नमेंट का रेट घोषित होता है, जिसे हमारे यहाँ 400 रुपये का है, तो अगर किसान गन्ना पैदा करता है तो उसको 400 रुपये कुंटल का रेट मिलना ही मिलना है। उत्पादन की जब मैं बात करता हूं तो मैंने जब गन्ने की शुरुआत की थी तो 300 कुंटल हेक्टेयर की मैं उत्पादन लेता था। आज मैंने लास्ट ईयर 2630 कुंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन लेकर के प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। गन्ने में मेरी अन्य वैज्ञानिकों से ही बात होती है, अन्य बहुत लोगों से बात होती है, तो गन्ने में उत्पादन में अभी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है
उत्पादन और ज्यादा मैं बढ़ा सकता हूँ। धान, गेहूं, मक्का, बाजरा में फिक्स है कि मैं इतना ही ले सकता हूँ, लेकिन गन्ने में मैं समझता हूँ कि कौशलेंद्र जी, क्या पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ। हाँ। उत्तर प्रदेश पूरा गन्ने के लिए बहुत अच्छा प्रदेश है। हाँ। अच्छा मौसम है, अच्छी जलवायु है, अच्छा पानी है, अच्छी जमीन है, फर्टाइल जमीन है। हम लोग अगर चाहें तो पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राजील की अपेक्षाकृत ज्यादा गन्ना उत्पादन ले सकते हैं, लेकिन किसानों को अपने आप जागरूक होना पड़ेगा, किसानों को मशीन का प्रयोग करना पड़ेगा। किसान परंपरागत खेती छोड़कर वैज्ञानिक तरीके से खेती अगर करते हैं, मशीन का अगर प्रयोग करते हैं, तो निश्चित ही मैं तो किसानों से लगातार एक बात कहता हूं कि आप लागत कम करें, उत्पादन बढ़ाएं, तभी आपको और ज्यादा लाभ होगा। गन्ने से ज्यादा लाभ किसी दूसरी फसल में नहीं है। मैं तो सारी फसल करता हूं, लेकिन मैं जब आके देखता हूं, अपना बैलेंस शीट बनाता हूं, अपना हिसाब निकालता हूं, तो गन्ने से ज्यादा प्रॉफिट किसी दूसरी फसल में नहीं है। वर्तमान उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार लगातार किसानों के लिए जागरूक कर रही कि आप गन्ने के साथ में इंटर क्रॉपिंग करिए। जो हम लोग अक्टूबर में गन्ने की बुआई करते हैं, उसमें मैं करीब करीब 40 तरह की फसलों की बुआई कर सकता हूं। मैंने 40 तरह की फसलों की बुआई करके गन्ने में इनकम 2 गुनी से भी अधिक करके दिखा दी, क्योंकि 2630 कुंटल गन्ना पर्याप्त होता है। और उसके साथ मैंने आलू लिया था। ठीक है, तो ये आपका अनुभव है। देखिए, कौशलेंद्र जी के अनुसार जिस तरह से वो बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तमाम खेती वो जरूर करते हैं, लेकिन गन्ना उनको ज्यादा उत्पादन देता है, गन्ने से ज्यादा आमदनी उनको हुई है। और इसलिए वेद प्रकाश जी, आपके पास आना चाहूंगा। आप मार्केटिंग भी बेहतर समझा सकते हैं, इसलिए आपसे बात करेंगे, क्योंकि एक किसान जो हमारे साथ हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि गन्ने का उत्पादन उनके यहाँ ज्यादा है और उससे आमदनी ज्यादा हो रही है। तो इस मार्केटिंग का जो मूल मंत्र है वो क्या है और किसानों को कैसे देंगे आप? इसमें मार्केटिंग का ये है कि गन्ना के जहाँ हमारा सप्लाई हो रहा है वहाँ पे नज़दीक चीनी मिल होना चाहिए, क्योंकि अगर गन्ना मैंने पैदा कर दिया और हमारा क्रय केंद्र पास में नहीं है तो हम उसको सप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरा ये है कि हमें रेट जो है उसका सही समय पे भुगतान मिल जाए। तो कभी ये हमारे किसान भाइयों की दिक्कत आती है कि पर्ची लेट में आ गई तो सही गन्ना नहीं उनका समझो मार्केटिंग में जा पाया। और तो ये अभी काफ़ी पारदर्शिता हमारे गन्ना विकास चीनी उद्योग द्वारा की गई है कि किसान को समय पे मैसेज पहुंच जाता है कि आपको फला तारीख में पर्ची पहुंचाना है क्रय केंद्र पे, और उनका लगभग 1 सप्ताह के अंदर भुगतान भी मिल जाता है। ये अच्छी हमारी उत्तर प्रदेश सरकार चला रही है। वेद प्रकाश जी, बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, माफी चाहता हूं, लेकिन ये पूछना चाहता हूं, पहले जो समस्याएं आती थी लोगों को, किसानों को, वो मोस्टली ऐसी समस्याएं देखी जाती थी कि उनका पेमेंट समय पर नहीं हो पाता है। इसके लिए कई बार वो नजर भी आते थे, दुखद भी होते थे। तो क्या वो समस्या पूरी तरह से समाप्त हो गई है? वो हमारे उत्तर प्रदेश में लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गए। जो गन्ने में बीच में माफिया थे वो गन्ना उधर किसानों से ले लेते थे और ऊंचे दाम पे बेचते थे, तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश सरकार से ये हमारा बिल्कुल प्रतिबंधित हो चुका है कि कोई किसान अगर किस तरह के बिचौलिया करता है तो उसके द्वारा उसके ऊपर FIR भी की जाती है और उस पर हमारी सरकार भी सख्ती से कड़ाई से पालन भी करती है। तो ये बिल्कुल अब हमारे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नहीं रहा है और किसान को सही समय पे भुगतान भी मिल जा रहा है और उनकी तौलाई भी की जाती है। देखिए, बहुत बड़ी बात आपने कही, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर ऐसा हो रहा है तो देश में लगभग ऐसा हो रहा है, क्योंकि देश में ही हमारे भाजपा की सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान लगातार इस पर काम कर रहे हैं और बदलाव भी नजर आ रहे हैं। इसलिए आपके पास आऊंगा श्रवण कुमार जी, और आपसे मैं ये समझूंगा कि गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए कौन सी जो तकनीक है सिंचाई में वो अपनानी चाहिए जिससे गन्ने का उत्पादन बढ़े, उपज बढ़े? तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा जो परेशानी आ रही है, और किसान का जो अभी पुष्पेंद्र जी अपने पास बैठे हैं किसान, तो इन्होंने भी ये बता रहे हैं कि उसके अंदर लागत ज़्यादा आ रही है। तो लागत को घटाने के लिए आपको समेकित नासीजीव प्रबंधन ही अपनाना पड़ेगा। उसके अंदर ज़्यादातर हम, जैसे हमारा जो मंडोरा गांव हमने लिया है, तो हमने सब फार्मर्स को ड्रम दे दिया और हम उसको मदर कल्चर दे रहे हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा है, बेसिलस है, और वो अपने घर पे बना के अपने खेत में डाला जा रहा है। तो जितनी भी बीमारियां हैं उसकी कम हो रही है और पौधे की ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। नहीं तो क्या है कि वो सीधा मार्केट में जाता है और दुकान वाले से दवाई लेता है और वो छिड़क रहा है और उससे कोई कंट्रोल भी नहीं हो पा रहा है, बहुत कम हो रहा है। हम ये नहीं कहते कि उसको 100% कंट्रोल करना है दवाई को, बट उसको एक टाइम पे लेना है, रेगुलर और ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं उसको कम करना है। एक मतलब एक लिमिट होनी चाहिए कि हाँ इसकी इतनी डोज है तो उतना ही ले रहे हैं, बट उसका ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। इसके साथ साथ हम
हमारे संस्थान से डेवलप करके जो ट्राइको कार्ड है, क्योंकि उसकी सबसे ज्यादा समस्या आ रही है फार्मर्स को कि साहब आप ट्राइको कार्ड बता तो रहे हो, आप कंसोर्शिया बता तो रहे हो, आप ट्राइकोडर्मा बता तो रहे हो, फेरोमोन आप बता तो रहे हो, बट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो उसकी भी हमने अवेलेबिलिटी बायो इनपुट जो क्वालिटी वाला मिले, जिसकी हम हमारे संस्थान से डेवलप करके उनको दिया जा रहा है। नीम ऑयल पहली बार हमारा ये बड़ी बात है जो- कि संस्थान से डेवलप करके उसको सुनिश्चित किया जा रहा है कि आपको मिलेगा, और कहीं ना कहीं जो निराशा है किसानों की वो दूर की जा रही है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका साथ। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेगी इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से सच के साथ में स्वागत है, और जो चर्चा लगातार गन्ने की खेती को लेकर यहां जारी है उसको आगे बढ़ाते हैं। और एक बार फिर दिनेश शुची हमारे साथ बने हुए हैं, सलाहकार हैं गन्ने की खेती को लेकर। उनसे बात करते हैं, उनसे समझते हैं कि गन्ने का आर्थिक महत्व वो क्या समझते हैं और क्या हमारे किसानों को समझाएंगे। सबसे पहले यही आपसे समझते हैं। किसान भाइयों के लिए गन्ना बहुत ही आर्थिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज मैं टिकोला शुगर मिल से जुड़ा हुआ हूँ। टिकोला शुगर मिल के हमारे कृषक काफ़ी प्रगतिशील हैं और टिकोला शुगर मिल आज 1,20,000 कुंटल गन्ना प्रतिदिन पेराई कर रही है। साथ ही गन्ने का भुगतान भी 6 दिनों पे कर रही है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार 14 दिन का एक समय निश्चित किया हुआ है। इस प्रकार हमारे काफ़ी किसान इससे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ख़ास तौर पे आर्थिक रूप से अगर देखें तो गन्ने की खेती आज ये वर्तमान समय में ये इस चीज़ की आवश्यकता है कि गन्ने की खेती को मैकेनाइज किया जाए, चूँकि इसमें लेबर की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इससे अधिक उत्पादन लेने के लिए, जैसा कि हमारे बीच में मिश्रा जी बैठे हुए हैं और इन्होंने 2600 कुंटल तक गन्ने से पैदावार ली है, लेकिन आज औसत रूप से अगर देखें तो 9 टन से ज़्यादा हमारे कृषक भाइयों को उत्पादन नहीं मिल पा रहा है। इसलिए गन्ने की खेती के लिए उन्नतशील गन्ना प्रजातियों का चयन किया जाए और जो बीमारियों और कीट बीमारियों के प्रति सहनशील हो उस प्रजाति का ही चयनित करके लगाया जाए। साथ में गन्ने की बुवाई बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। साधारण विधि से न करके ट्रेंच विधि से गन्ने की बुवाई की जाए। एक उसकी निश्चित तौर पे पंक्ति से पंक्ति की दूरी 4 से 5 फीट रखी जाए। बीच में अपनी आय को बढ़ाने के लिए सहफसली का प्रयोग करना चाहिए। आज 40 से ज़्यादा प्रकार की सहफसली गन्ने के साथ की जाती है और तमाम हमारे कृषक भाई इससे बहुत अच्छी पैदावार प्राप्त कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ के कृषकों ने, जहाँ टिकोला शुगर मिल जिसको मैं देख रहा हूँ, एडवाइस कर रहा हूँ, वहाँ के कृषकों ने अपनी आय को बढ़ाने के लिए गेहूं के साथ गन्ना लगाने को ठानी है और इसके लिए बहुत अच्छा है। एक सीड ड्रिल जो आ रही है गन्ने की बुआई के साथ साथ गेहूं की भी बुआई करती है। 5 रो गेहूं की बुआई करती है और बगल में एक ट्रंच बनाती है। अभी गन्ने के साथ में चूंकि बुआई करना है, अभी गेहूं की बुआई हो जाती है फरवरी मार्च में, उसमें गन्ने की बुआई की जाएगी और एक साथ जब वो पक जाएगी तो उसकी हार्वेस्टिंग करने के बाद
गन्ना ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाता है। इससे किसान को दो फायदे होते हैं, गेहूं की फसल मिलती है, साथ में गन्ना भी उनको मिलता है। और ये मैकेनाइजेशन है, चूँकि ये बहुत ज़रूरी है, ट्रंच विधि से ही गन्ना लगाया जाए और साथ में उसका प्रॉपर तरीके से बीमारियों के लिए, कीटों के लिए सही तरीके से रोकथाम की जाए। और इसके लिए बीमारियों से बचाने के लिए ट्राइकोडर्मा का प्रयोग बुआई करने से पूर्व खेत की तैयारी के समय ही अंतिम जुताई पर अगर वो घोल के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो 5 लीटर प्रति हेक्टेयर ट्राइकोडर्मा बिर्डी या हर्जेनियम को लेकर के 100 से 200 कुंटल 1 से 2 कुंटल बायो कंपोस्ट में मिला करके और 5-7 दिन रखने के बाद अंतिम जुताई पर खेत में मिला दें तो उससे मिट्टी का शोधन हो जाता है और फफूंदी जनक बीमारी आने की संभावना बिल्कुल नगण्य हो जाती है। इससे हमारे किसान भाइयों को काफी लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिए तमाम बीमारियों से बच सकते हैं जिस तरह से दिनेश जी बता रहे थे। और हमारे साथ कौशलेंद्र जी बने हुए हैं। कौशलेंद्र जी, वापस आपके पास आऊंगा क्योंकि आपसे हम ये समझेंगे जब मौसम का परिवर्तन होता है तो बहुत सारे जो खेती है उस पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। गन्ने पर भी इस तरह का कोई असर नजर आता है? गन्ने की मैं बता चुका हूँ आपको पूर्व में भी कि गन्ने एक ऐसी फसल है कि किसी भी मौसम, कोई मौसम हो, चाहे तो बरसात बहुत कम हो या बरसात बहुत ज़्यादा हो या आंधी हो या तूफान हो, इसमें गन्ना एक ऐसी फसल है कि जिसमें बहुत कम नुकसान के चांसेस रहते हैं। गन्ने को हम लोग इस तरह से बुआई करें कि गन्ने की लाइन से लाइन की दूरी, जैसे अभी बताया हमारे साहब ने कि गन्ने की बुआई की लाइन से लाइन की दूरी हम 5 फीट जब करते हैं तो गन्ने में किसी तरह की कितनी भी तेज हवा हो उससे गन्ने का नुकसान नहीं होता, उससे गन्ने का उत्पादन बढ़ता है। उससे सबसे ज्यादा जो किसान को फायदा होता है कि जो हम लोग 60 कुंटल हेक्टेयर में गन्ने की बुआई करते हैं वो हम लोग 20 कुंटल हेक्टेयर की बुआई कर सकते हैं। तो 40 कुंटल गन्ना जो सीड का हमारा बचता है वो किसान के लिए शुद्ध लाभ में ऐड हो जाता है। तो किसानों को मैकेनाइजेशन की जरूरत है, किसानों को छोटे छोटे यंत्रों की जरूरत है, क्योंकि हमारे देश में जमीनों की जोत छोटी होती जा रही है, जमीनें घटती जा रही हैं। हमको लगातार सरकार की मंशा है, सरकार यंत्रों को लगातार किसानों को 60% से लेकर के 80% तक की छूट पर किसानों को उपलब्ध करा रही है। बिल्कुल। सबसे ज्यादा जो संकट आने वाला है वो पानी का है। पानी पर हम लोगों को अभी से विचार करना चाहिए। जैसे मैं गन्ने के लिए ड्रिप की प्रयोग करते हैं, मैंने अभी लास्ट ईयर 40 एकड़ में गन्ने मिनी स्प्रिंकलर सेट लगाया था। उससे भी गन्ने का हम लोग गन्ने को बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं क्योंकि उससे ह्यूमिडिटी बहुत अच्छी रहती है। हमारा 20% पानी प्रयोग होता है उससे टोटल। जहां पर हम 100 लीटर पानी लगाते हैं वहां पर हम 20 लीटर पानी से उस गन्ने को अच्छा पैदा कर सकते हैं। फ्लैट पानी भरने से हमारा गन्ने का उत्पादन घटता है। स्प्रिंकलर से हमारे गन्ने की एक तो जो कीट की बात लगातार चल रही है उससे हमारे गन्नों पर कीट भी कम आते हैं, क्योंकि ऊपर से पानी का बरसात जैसी होती रहती है तो पत्तियों पर कोई भी कीट अगर लगता है तो कीट की धुलाई होती रहती है। तो तमाम चीजें सरकार 90% तक सब्सिडी पर ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर सेट उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार मिलाकर दे रही है। तो किसानों को जो योजनाएं चल रही उस योजनाओं के तहत काम करना चाहिए, जिससे कि जो किसान कहता है कि मैं खेती में घाटे में जा रहा हूं, तो घाटे में खेती में किसान नहीं है, किसान को अपने में चेंज करना चाहिए। किसान को मशीनीकरण की तरफ जाना चाहिए। परंपरागत खेती को छोड़कर जब किसान नई टेक्नोलॉजी से, वैज्ञानिक तकनीकी से कम लागत में अधिक उत्पादन लेने की जब बात करेगा, वैसे भी गन्ने का किसान अन्य फसलों से आप देखेंगे तो गन्ने के किसान आपको खुशहाल मिलेंगे। हर गन्ने के किसान के पास आपको जो 10 एकड़ का किसान होगा, 5 एकड़ किसान होगा। कुल मिलाकर कौशल जी ये कह सकते हैं कि जो सरकार की नीतियां हैं, जो योजनाएं हैं, उससे किसान पूरी तरह से खुश है और पूरी तरह से लाभान्वित हो रहा है। लाभान्वित होना चाहिए, किसानों को उस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है कौशल जी, आएंगे आपके पास, लेकिन हमारे साथ और भी मेहमान हैं। तो डॉक्टर वेद प्रकाश वापस आपके पास आएंगे, आपसे समझेंगे क्योंकि गन्ना किसानों की आय बढ़ाने में इथेनॉल उत्पाद क्या भूमिका निभा सकता है या निभा रहा है, जरा बताइए हमारे किसानों। कुछ हमारी उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें हैं, सरकार के कहने से कुछ उन्होंने 25% एथेनॉल प्रयोग कर रहे हैं। जैसे अगर 75% चीनी तो 25% एथेनॉल का,
इथेनॉल का ये है कि जैसे अगर कोई पेट्रोल में हम मिलाते हैं तो 80 और 20 का रेशियो होता है, यानी 80% अगर पेट्रोल रखेंगे तो 20% अगर हम इथेनॉल मिला देंगे तो उससे भी हमारा समझो राजस्व भी बढ़ेगा, दूसरा किसान हमारा समझो खुशहाल भी होगा, क्योंकि कभी कभी दिक्कतें भी आ जाती हैं ना। तो इस तरीके से अगर हम लोग कोशिश करें तो ये तो हमारे चीनी मिल का बढ़ावा होगा। दूसरा हम किसान से ये कहेंगे कि हमारे जो संस्थान है, चाहे ICR संस्थान है या हमारा उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद है शाहजहांपुर, जो सन 1976 से स्थापित है, जो किसान उनके द्वारा जुड़ा हुआ है, आज उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी प्रजातियां जो रिलीज की हैं, उससे अभी कौशल मिश्रा जी उससे अवगत भी हैं, 10 साल से जुड़े भी हैं। और कहाँ जो हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान 900-1000 कुंटल पाते हैं, वो हमारे मिश्रा जी ने 2600 पाके ही प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया उत्तर प्रदेश में। तो हमारा कहना यहाँ पे थोड़ी वैज्ञानिक तकनीकी की जरूरत है, बिल्कुल, कि हमें जो एक ही प्रजाति पे अभी विगत 10 साल से आपने देखा है करनाल की CO 238 प्रजाति ज्यादातर किसान हुए, उसके ही मुकाबले हमारे गन्ना शोध परिषद की जैसे कोसा 13-235 है या कोसा 17-231 है या कोसा 18-231 है, ये भी उसके एक पार हैं। लेकिन किसान भाई आज भी 238 का सर्वाधिक उत्पादन कर रहा है, जिससे आज देखना है कि बहुत सी हमारी बीमारी आ गई, रोग आ गए, क्योंकि ये प्रजाति बहुत पुरानी निकली है। तो हमारे जो माननीय गन्ना आयुक्त हैं या माननीय हमारी मैम अपर मुख्य सचिव है, तो इन्होंने क्या किया कि ये 238 प्रजाति को रिप्लेसमेंट करके जो हमारी नई जो 3 प्रजाति निकली हैं, कोसा 17-231, कोसा 18-231 और कोसा 19-231 की ज़्यादा से ज़्यादा बुवाई करें, जिससे हमारे किसान का उत्पादन भी होगा और जो चीनी उद्योग है उसको भी 1 से 1.5 यूनिट तक का फायदा हो जाएगा। अभी जो हमारी 238 है उससे क्या हमारी रिकवरी भी 1-1.5 यूनिट कम हो जाता। अभी हम जनरली देखेंगे जो हमारी चीनी मिलें चल रही हैं, ज़्यादातर पोल इन केन हर डिस्ट्रिक्ट वाइज मंडल वाइज डिफर कर रहा है। अगर मेरठ की बात करें तो 12.30 पोल इन केन पहुँच रहा है, यानी रिकवरी की बात करें तो 10.5 तक आ रही। वहीं पे बिजनौर की बात करें तो 13.68 तक पोल पहुंच गया, वहां की रिकवरी 11 तक पहुंच गई है। तो हमारा ये कहने के मतलब है कि क्लाइमेट और सोयल का भी इफेक्ट है, दूसरा हमारी प्रजाति का भी इफेक्ट है। तो ये प्रजाति का बदलाव किसान करें कि ज्यादा से ज्यादा हमारे गन्ना शोध परिषद की प्रजातियों की बुवाई करके और अधिक लाभ उत्पादन। वेद प्रकाश जी, उससे बड़ा बदलाव आने की संभावना जो नई प्रजाति आप बता रहे? हाँ, उससे बदलाव है, काफी बदलाव है। चीनी उद्योग को भी बदलाव है और किसान की अभी ने देखा है जो प्रजाति की बात कर रहे हैं उसमें हमारे जो मिश्रा जी बैठे हैं, इन्होंने ज्यादातर वही प्रजाति बोई है 18-231, 17-231 और कोसा 13-235, उसी का अधिक उत्पादन ये लिए। अभी एक कौशल जी हैं, ये कह सकते हैं हम। एक अभी नेपाल के भी कुछ किसान आए थे 40, तो इनके पूरे फार्म पे दिखाया था हम लोगों ने किसान। तो वास्तव में इतने जागरूक किसान हैं, इतनी अच्छी प्रजातियों की बुवाई करते हैं, इतनी डिस्टेंस पे करते हैं, उसके साथ अंतर फसली खेती भी लेते हैं। तो हमारा कहते हैं ऐसे सारे किसानों को होना चाहिए, चाहे हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहाँ क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है, प्रजातियां अगर हम बदल दें, तो ये आप कहना चाह रहे हैं और बहुत सही बात आप कह रहे हैं। ठीक है, हमारे पास श्रवण कुमार जी हैं। श्रवण जी, आपके पास आएंगे। हालांकि श्रवण जी का नाम श्रवण कुमार नहीं है, श्रवण मंधर है। और श्रवण जी, इसलिए आपसे समझेंगे कि जिस तरह से जलवायु की बात हो रही है, जलवायु स्मार्ट गन्ने खेती के लिए कितना सुधार इसमें ज़रूरी है या कितना बदलाव होना ज़रूरी है प्रजातियों के साथ साथ, ये आपसे समझते हैं। हाँ, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि वातावरण चेंज हो रहा है, तो उसके हिसाब से आपके कीट पतंगे बीमारियां वो भी चेंज हो रही है। तो किसान को उस चीज़ का ध्यान रखना है कि वातावरण चेंज हो रहा है तो उसी हिसाब से जो बीमारियां हैं, जो कीट है वो चेंज हो रहे हैं, तो उनका भी ध्यान रखना है। तो इसी को देखते हुए हमारे संस्थान ने और भारत सरकार ने हमने एक ऐप भी डेवलप किया है, NPSS जिसका नाम है। और आपके मोबाइल में आप खेत में जाइए और आपका गन्ने के पत्ती के ऊपर अगर कोई कीड़ा दिखा है तो उस पर फोटो लीजिए और उसमें पहचान लीजिए कि हाँ ये कीड़ा है और उसका मैनेजमेंट कीजिए। क्योंकि अपन भी जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले उसको पहचानने की जरूरी होती है कि बीमारी है तो उसको पहले टेस्ट किया जाए। तो उसी हिसाब से हमने भी वो एक ऐप बनाया है और उससे बहुत अच्छा नियंत्रण आ रहा है। और एक मैं दूसरा बताना चाहूँगा, क्योंकि गन्ना है उसके अंदर स्टार्टिंग में मई जून के अंदर छोटी फसल होती है तो हम ट्रैक्टर से और उससे स्प्रे कर देते हैं, नीम ऑयल है, आपका दवाई है। पर जैसे ही वो 6 से 7 फीट का हो जाता है अक्टूबर नवंबर के आसपास, उस टाइम टॉप बोरर की बहुत ज़्यादा समस्या आती है। तो उस टाइम हम ड्रोन का भी एप्लीकेशन कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि उससे आने वाले टाइम में कितना फायदा हो रहा है। और बहुत अच्छा, मतलब क्योंकि
ट्रैक्टर और उससे हम पूरे खेत में स्प्रे नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ड्रोन से हम नीम ऑयल का भी स्टार्ट किया है और बहुत अच्छा रिजल्ट जो मेरिट एरिया है उसमें आ रहा है। और इसके अलावा हम ट्राइकोकार्ड रेगुलर बता रहे हैं कि ट्राइकोकार्ड एक बहुत जरूरी है, जो प्रति हेक्टर 2 ट्राइकोकार्ड अगर आप रिलीज करते हो 3 से 4 बार अगर आपके अर्ली शूट बोरर के लिए मई जून के आसपास, और जैसे ही जुलाई अगस्त और सितंबर आता है उस टाइम टॉप बोरर आता है, उसके लिए आप ट्राइकोकार्ड रिलीज कीजिए, प्लस उसकी फेरोमोन ट्रैप जो मार्केट में भी अवेलेबल है, ऑलरेडी उसमें रिसर्च हो चुका है और बहुत अच्छा उसमें ट्रैप होता है, तो वो भी। और आजकल तो लाइट ट्रैप के साथ फेरोमोन ट्रैप यह भी एक आने वाले टाइम में आ रहा है, जिससे कि दोनों चीज लाइट से भी, क्योंकि जो वयस्क होता है वो अट्रैक्ट होता है और आपका फेरोमोन से उसकी मादा अट्रैक्ट हो जाएगी। तो इस टाइप से हम उस पर काम कर रहे हैं। और जैसे जैसे बता रहा हूँ, आज के 5 से 10 साल पहले टॉप बोरर और लीफ होबर है, इनकी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, बट जैसे जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि एक ही फसल एक ही वैरायटी लगा रहे हैं, तो उसकी वजह से आपकी कीट और बीमारियां ज्यादा आती हैं, क्योंकि सिंगल मोनोकल्चर जो भी करोगे, चाहे आप फसल का करो, चाहे आप क्रॉप का करो या वैरायटी का करो, तो उससे ज्यादा किसान को नुकसान होता है। तो मैं भी यही किसानों को कहना चाहता हूं कि आप उससे बचने की जरूरत है, के लिए आपको अलग अलग कह सकते हैं। ठीक है, यूज करना। कौशल जी, वापस आपके पास आऊंगा, क्योंकि आप किसान हैं और हमें ग्रामीण क्षेत्र को समझना है, क्योंकि ग्रामीण जिस तरह से बदलेंगे उसी तरह से हमारे देश, हमारा शहर, हमारे जिले सब बदलेंगे और हमारे सिटी बदलेंगे। गन्ना आधारित उद्योगों का ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कितना योगदान आपको नजर आता है? मैं बताऊं आपको, खेती जितनी भी की जाती है, सबसे ज़्यादा अगर रोजगार पैदा होते हैं, अगर देहात में सबसे ज़्यादा पैसा आता है रोटेट होके, तो गन्ना एक ऐसी फसल है कि कई बार रोटेट होके और वो देहात में पैसा जाता है। जिस क्षेत्र में पैसा जाता है गन्ने से, उस क्षेत्र की खुशहाली आप देख सकते हैं कि हर घर, जो अच्छा किसान है उसके घर पे ट्रैक्टर भी होगा, कार भी होगी, मोटरसाइकिल भी होगी। बाकी अन्य फसल जो करने वाले धान और गेहूं वाले हैं, उनके पास इस तरह के आपको साधन नहीं मिलेंगे। गन्ने से सरकार को भी लाभ है। मैं तो लगातार कहता हूं कि जितना ज़्यादा आप उत्पादन करेंगे उतनी आय हमारे देश की बढ़ेगी। मैं सब लगातार किसानों से एक ही बात कहता हूं कि मैं ये नहीं सोच पा रहा हूं, विदेशों में आप जाइए, मैं विदेशों में गया हूं, वहां पर वो लोग ये सोचते हैं कि मैं इतना अधिक उत्पादन करूं कि जिससे मेरे देश को ज़्यादा पैसा मिले। गन्ना एक ऐसी फसल है कि जिसमें उत्पादन की अभी तक सीमा सीमित नहीं है कि कितना उत्पादन मैं ले सकता हूं। मुझसे तो कोई एक वैज्ञानिक कह रहा था कि अगर किसान उसको रिंग पिट से विधिवत लगाया जाए और सारी चीजें देखी जाएं, तो 5000 कुंटल तक पैदा ले सकता पैदावार। लेकिन वो मैंने सुना है, मैंने अभी देखा नहीं है। तो गन्ना एक ऐसी फसल है कि गन्ने से कुछ भी हो सकता है। और गन्ने के साथ में आप इंटरक्रॉपिंग भी करिए। इंटरक्रॉपिंग में आप आलू करके देख लीजिएगा, सरसों पर आप करके देख लीजिएगा। अनुमान किसान कहते हैं कि साहब उसमें लागत बहुत ज्यादा आती है, सरसों में कोई लागत नहीं आती है। सरसों का बुआई कर दीजिएगा आप, 100 एकड़, चाहे एक किसान 100 एकड़ गन्ने के साथ सरसों कर सकता है। आलू भी कर सकता है। गन्ने के साथ में आलू का पूरी मशीनें आ चुकी हैं, गन्ने की आलू लगाने की भी, खुदाई की भी। तो बात वहीं पर आती है कि किसान जब तक मशीनीकरण का प्रयोग नहीं करेगा तब तक अपनी लागत कम नहीं कर पाएगा। जैसे रेटून मैनेजमेंट है, गन्ने की जो हम लोग प्लांट काट लेते हैं, फिर रेटून पे जब आ जाते हैं तो रेटून में किसान उतना काम नहीं कर पाता, उससे उसकी यील्ड डाउन हो जाती है। जो हमारे प्रदेश में एक बहुत मुख्य कारण है कि हम लोग रेटून में बहुत ज्यादा उत्पादन नहीं ले पाते नहीं कि उसमें हम ज्यादा काम नहीं कर पाते। जैसे रेटून मैनेजमेंट है, रेटून मैनेजमेंट से अगर हम लोग जुताई कर देते हैं तो उसकी पुरानी जड़ें कट जाती हैं, उस पर मिट्टी चढ़ जाती है, उसके ऊपर से एक बराबर लेबलिंग कटिंग हो जाती है, उसमें गन्ने का फुटाव बहुत अच्छा होता है। उसका प्रोडक्शन अपने आप 10 से 15%, जो हम लोग अगर 20 कुंटल लेंगे तो उसका 30 से 35 कुंटल गन्ने का उत्पादन बढ़ेगा। तो आज की तारीख में एक एक चीज बारीकी से मशीनीकरण करने की जरूरत है। सरकार हर मशीन पर आपको सब्सिडी दे रही है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कौशल कुमार ना सिर्फ ये कह रहे हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था बदल रही है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था बदल रही है गन्ने की खेती से, जो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। और हमारे देश के किसान आपको सुन रहे हैं डीडी किसान पर, सच के साथ में, तो कहीं ना कहीं उनके लिए प्रेरणा स्रोत बनते हुए आप नजर आ रहे हैं। यहां वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो,
या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका साथ। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेगी इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद सच के साथ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सच के साथ में लगातार बात गन्ने के उत्पादन को लेकर और उसके आर्थिक महत्व पर चल रही है, तो इसलिए उसको आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर से हमारे साथ दिनेश जी बने हुए हैं, सलाहकार हैं गन्ना उत्पादन को लेकर, तो उनसे बात कर लेते हैं। दिनेश जी, गन्ने का उत्पाद, चीनी निर्यात पॉलिसी किसानों को कितना प्रभावित करती है, किस तरह से होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग, जरा बताइए हमारे दर्शकों को, हमारे किसानों को। चूँकि एक बार मैं पुनः बताना चाहूँगा हमारे सारे किसान भाइयों को, सारे लोगों को, कि गन्ना चीनी उत्पादन ही नहीं करती है, साथ में वो पर्यावरण के लिए भी बहुत बड़ा स्रोत है। आपको शायद जानकारी होगी कि गन्ने उत्पादन से पर्यावरण में बहुत बड़ा लाभ मिलता है, क्योंकि गन्ना 24 घंटे ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है, जो हमारे जीवन के लिए, लाइव प्राणियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए गन्ने का स्थान सर्वोपरि माना गया है और ये आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा पैदावार, सबसे ज्यादा आय का स्रोत बनी हुई है। न सिर्फ आर्थिक रूप से आप बता रहे हैं, शारीरिक रूप से भी गन्ना हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला रहा है, ऐसा आप कह रहे हैं? जी, जैसे हम लोग पाकड़, बरगद, नीम इत्यादि पीपल की पौध लगा रहे हैं, साथ में जिस क्षेत्रों में गन्ने की खेती होती है वहाँ का वातावरण हर दशा में अच्छा होता है, वहाँ का लाइव स्पॉन बढ़ जाता है, प्राणियों में वायु का संचार बहुत अच्छा होता है, व्यक्तियों में उनका जीवन शैली भी काफी बदली हुई नजर आती है, कीट बीमारियों का भी प्रकोप प्राणियों पर भी बहुत कम असर करती है। साथ ही गन्ने से जो चीनी बनती है, गन्ने के और कई सह उत्पाद हैं, जैसे सीड़ा है, उससे बनने वाली खाद है प्रेसमट के रूप में, उसकी जो बगास निकलती है जिसे खोई कहा जाता है, उससे पेपर का उत्पादन होता है। तो कई क्षेत्रों में इसके वजह से लोगों को फायदे मिल रहे हैं। तमाम सारी संस्थाएं इसी की वजह से संचालित हैं, उद्योग संचालित हैं। चीनी आज जो उत्पादन हो रहा है वो हमारे किसान भाइयों को आधार मानते हुए, क्योंकि जीवन का बहुत बेसिक आधार है, बहुत ही मिनिमम रेट पर हमारी भारत सरकार किसानों को उपलब्ध करा रही है, सभी लोगों को उपलब्ध करा रही है। और गन्ने का मूल्य भी अभी उत्तर प्रदेश में 30 रुपए प्रति कुंटल हमारे योगी सरकार ने बढ़ाया है, और जिससे हमारे किसानों में एक खुशी की लहर आई है। जहाँ पे उत्पादन बढ़ रहा है, ये दिन प्रतिदिन तमाम सारे रसायनों के, उर्वरकों के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी दशा में आज चीनी उद्योग जो गन्ने का 30 रुपए बढ़ने की वजह से किसानों में एक गन्ना लगाने के प्रति पुनः जागरूकता बढ़ी है, लोग इसकी तरफ आकर्षित हुए हैं। चीनी उत्पादन के लिए एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमारी देश की जितनी आवश्यकता है, आज सरकार ने तय किया है, उतना ही चीनी हम अपने देश के लिए संरक्षित करेंगे। साथ में जो सरप्लस होगा वो विदेशों में एक्सपोर्ट करेंगे। इससे देश की आय बढ़ेगी, हमारा राजस्व बढ़ेगा और परोक्ष अपरोक्ष रूप से देश की राष्ट्रीय विकास में
ये बहुत बड़ी सहायक के रूप ठीक है में दिनेश जी, ठीक है। डॉक्टर वेद प्रकाश वापस देखी जा आपके रही पास है। आऊंगा। और जिस तरह से चर्चा लगातार हम कर रहे हैं कि ना सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ना सिर्फ जो हमारे किसान हैं उनके लिए आय में दुगनी आय उनको बढ़ाई है इस गन्ने की खेती ने, बल्कि हम देश की बात कर रहे हैं। देश में तमाम चीज़ें जो निर्यात की जा रही हैं, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो और प्रोडक्ट हो, तो क्या गन्ना वाकई ऐतिहासिक बदलाव ला रहा है? क्या गन्ने की खेती से न सिर्फ हम लोग आर्थिक मजबूत हो रहे हैं, बल्कि शारीरिक मजबूती की जिसकी बात कर रहे थे अभी डॉक्टर दिनेश, और कह रहे थे कि इससे ऑक्सीजन का बड़ा लाभ हो रहा है, तो ऐसा नजर आता है आपको या आपकी नॉलेज में ये जानकारी? नहीं, इस पे नज़र तो बिल्कुल आ रहा है। अभी देखा इन्होंने जो दिनेश जी ने कहा, वास्तव में हमारा जो गन्ना है ये C4 प्लांट में आता है। ये C4 प्लांट है, ये हमें ऑक्सीजन वगैरह भी देता है, जैसे पीपल की और की भी बात चली है। तो ये वास्तव में किसानों के लिए शारीरिक रूप से भी फायदा देता है। दूसरा, जो उनका परिवार है, परिवार का भरण पोषण भी ये मेन गन्ने ही है। आज ये गन्ने का जो रेट मिल जा रहा है उससे बच्चे भी पढ़ जा रहे हैं, उनकी शादी ब्याह भी हो जा रहा है। तो हमारा कहने मतलब गन्ने में अभी बढ़ोतरी का है जुगाड़, कि अभी जो पैदावार के लिए अभी मेरी कौशल मिश्रा जी ने कहा, वास्तव में मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि किसान 2-4 तकनीक अपना ले, चाहे वो गन्ना शोध परिषद द्वारा वैज्ञानिकों या हमारा उत्तर प्रदेश शोध परिषद जो शाहजहांपुर है उनके द्वारा। उसमें क्या है, जैसे नवीन स्वीकृत प्रजाति है, एक तो प्रजातियों का बदलाव कर ले। दूसरा, किसान जैसे अभी देखा इतना ज्यादा पेस्टिसाइड प्रयोग कर रहा है, हमारी जमीन बीमार पड़ गई है। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के लिए सोयल हेल्थ कार्ड तैयार करवा रही है। ठीक है। सोयल हेल्थ कार्ड से हमें ये पता चल जाएगा हमारे खेत में कितने पोषक तत्व कितनी मात्रा में उपलब्ध है हमारी मिट्टी में। अगर वो हम मिट्टी की जांच करा लें, और ये जांच का ये तरीका है कि 4 साल में एक बार जांच करा लें, यानी एक साल में जांच करा ली, उसके बाद फिर हमें कितना उसमें देना है नाइट्रोजन, कितना उपलब्ध फास्फोरस देना है, कितना पोटास देना है, और कितना हमारे जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व की अगर जांच कराई है, जैसे जिंक है, कॉपर है, बोरान, मैंगनीज है, तो वो भी। लेकिन जो मेन किसानों के लिए जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसको मुख्य पोषक तत्व कहते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये 80% जरूरत पड़ती है। इनका एक रेशियो है, अगर उस रेशियो के अनुपात पे अगर दें, जैसे 3:2:1, अगर 3 kg हमें नाइट्रोजन देनी है तो 2 kg फास्फोरस दे दें, 1 kg पोटास दे दें, तो उससे क्या होगा, हमारा उत्पादन भी बढ़ेगा और हमारा चीनी परता भी बढ़ेगा। लेकिन किसान ये बहुत कम लोग जो कर रहे हैं, ये तो हमारी प्रदेश सरकार ने इतना योजनाएं दे रखी हैं, जैसे कृषि विभाग द्वारा सोयल हेल्थ कार्ड बनाओ, गन्ना शोध परिषद द्वारा सोयल हेल्थ कार्ड बन रहे हैं, उससे किसानों की समझो आमदनी बढ़ी है। दूसरा, हमारा जो गन्ना विकास चीनी उद्योग द्वारा जो गन्ना शोध परिषद द्वारा जो बायो पेस्टिसाइड लैब भी स्टैब्लिश की है, हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना शोध परिषद केंद्र मुजफ्फरनगर है स्थापित। यहाँ पे जितनी चीनी मिल हैं, चाहे वो टाइकोडर्मा भी हम लोगों ने वो उत्पादन किया है, या हमने अंकुश का किया है, या टाइको कार्ड किया है, इससे किसान यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का 100% उसको उपयोग कर रहा है, जिससे अब लागत हमारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बढ़ रही है, और साथ साथ प्रजातियों का भी बदलाव हो रहा है। तो इसमें अभी असीम संभावना है कि हम इसको उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उत्पादन को बढ़ाने की असीम संभावनाएं हैं। और शरवण जी के पास भी आऊंगा। डॉक्टर शरवण, आप बताइए कितनी संभावनाएं और कौन कौन सी ऐसी संभावनाएं जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे कि वो गन्ना उत्पादन में बेहतरीन बढ़ोतरी कर सकते हैं, क्रांतिकारी बदलाव ला सकती हैं, और उससे आमदनी उनकी और भी अधिक बढ़ सकती है? हाँ, तो मैं यही बताना चाहूँगा किसान भाइयों कि एक आपको इंटरक्रॉपिंग करनी है, वो बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होगी, जो लागत आपकी लग रही है उससे आप जो इंटरक्रॉपिंग, जैसे सरसों की ले रही है, मैं अभी भी मेरठ एरिया में 2 दिन पहले गया था, तो वहाँ पे एक वेदपर जी आर्य हैं, बहुत इनोवेटिव फार्मर्स है, तो उन्होंने अपने मस्टर्ड लगा रखी है। उससे 2 चीज़ का फायदा हो रहा है, एक तो उससे इनकम मिलेगी, जो उसका खर्चा लग रहा है उससे सरसों से मिल जाती है, प्लस सर्दियों के अंदर अगर ज़्यादा ठंड पड़ गई तो आपकी सरसों उसको गन्ने को भी बचा लेती है। तो 2 प्रकार की चीज़ें हो रही है। इसके अलावा आपको मैं किसान भाइयों ये बताना चाहूँगा कि आप एक गांव में पूरे में एक साथ कोई भी मॉडल जैसे हम डेवलप कर रहे हैं, तो पूरे गांव में जैसे आप फेरोमोन ट्रैप लगाओगे, एक किसान ने लगा लिया, दूसरे ने लगाया, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। तो पूरे सारे मिलके ट्राइको कार्ड है और नीम ऑयल है, इस टाइप के सारे गांव के लोग करेंगे तो उसका नियंत्रण होगा, क्योंकि एक किसान करेगा दूसरा नहीं करेगा। तो इसीलिए है भारत के अंदर ये IPM जो समेकित नाशी जीव प्रबंधन है वो बहुत कम हुआ है, बट अब किसान इससे जागरूक हो रहे हैं और आने वाले टाइम में इसको बहुत ज़्यादा यूज करेंगे। और एक मैं और बताना चाहूँगा कि हम
ज़्यादातर प्राइवेट कंपनियों पे ऊपर डिपेंड हो गया कि अपन बाय पेस्टिसाइड मार्केट से लाना है, ये लाना है। हम क्या कर रहे हैं कि वहीं पे उद्यमिता स्टार्ट कर रहे हैं। मान लो किसान का बच्चा है, वो 12th पास है या बीएससी किया हुआ है, तो क्यों नहीं वो गांव के लिए अपना एक छोटा सा प्लांट लगाए, उसमें ट्राइकोडर्मा रियरिंग करे, उसके अंदर ट्राइकोकार्ड करे और पूरे गांव के अंदर मिनिमम उसकी जो रेट है उसके थ्रू उसके दिया जाए। तो वो भी हम उस गांव के अंदर हम कर रहे हैं और आने वाले टाइम में लगता है कि बहुत अच्छा सक्सेस हो रहा है और यूपी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट भी हमारे को सपोर्ट कर रही है। तो इस टाइप के अगर हम करेंगे तो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा फायदा होगा और जो फार्मर का जो पैसा लगता है वो कम लगेगा। ठीक है, देखो फार्मर का जो पैसा लग रहा है, जो लागत है वो कम होगी, ये सबसे विशेष बात है क्योंकि किसान चाहता है और उसको ज़रूरत भी है कि उसकी जो लागत है वो कम हो और उत्पादन ज़्यादा हो, और इसीलिए तभी हमारे किसान मजबूत हो सकते हैं। और मजबूत किसान हैं कौशल कुमार जी, इसलिए कौशल कुमार जी, तमाम जो किसान इस वक्त उनको दूरदर्शन किसान पर देख रहे होंगे, वो वाकई उन लोगों के लिए मिसाल हैं क्योंकि उनका कहना है कि गन्ने की खेती से बड़ा बदलाव तो आएगा ही, साथ ही साथ जो सरकार योजनाएं चला रही है उससे किसान उसका लाभ उठाकर काफ़ी आगे जा सकते हैं और गन्ने की खेती कर सकते हैं। तो गन्ने की खेती पर लगातार बात हो रही है। कौशल जी, आपके पास वापस आऊँगा क्योंकि आपसे भी ये और मैं समझना चाहूँगा कि जो बदलाव आपकी ज़िंदगी में आया गन्ने की खेती से, उससे पहले क्या जिस तरह की खेती आप करते थे या कब से गन्ने की खेती कर रहे हैं और कैसा कैसा बदलाव साल दर साल आप देख रहे हैं, वो जरा हमारे किसानों को अपने अनुभव के तौर पे बताइए। जब मैंने खेती शुरू की थी तो मैं 30 साल पहले जी, क्योंकि परंपरागत खेती मेरे पिताजी के द्वारा दी गई है। मेरे पिताजी धान और गेहूं करते थे, गन्ने की खेती वो बहुत कम करते थे, थोड़ी थोड़ी खेती करते थे। मैंने जब खेती की शुरू की तो मैंने 300 कुंटल हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन लिया था। ठीक है, मैं अभी बता चुका हूं पीछे भी आपको कि मैंने 2630 कुंटल का उत्पादन हाईएस्ट लेकर के प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। गन्ने में जितना ज़्यादा अधिक आप काम करेंगे, जितना मशीनीकरण का प्रयोग करेंगे, जितनी लागत कम करते जाएंगे, जैसे मैंने बीज को आपको बताया कि मैं 20 कुंटल हेक्टेयर में गन्ने की बुआई कर सकता हूँ, सामान्य किसान 60 कुंटल 55 से 60 कुंटल हेक्टेयर बुआई करता है, 40 कुंटल गन्ना बचता है। इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि फसल चक्र हम लोग अपनाएं, उससे भी 100% उत्पादन बढ़ता है। सरकार हरी खाद के लिए ढैंचा और सनई छूट पर उपलब्ध कराती है, हर जितने भी उनके सीड स्टोर हैं उन पर देती है। ठीक है, किसानों को ला करके उनकी बुआई करना चाहिए जिससे कि हमारी मिट्टी का बदलाव हो। हमारे जो रोग की बात होती है, अभी लगातार रोगों बात हो रही थी, हरी खाद के प्रयोग करने से रोग का प्रकोप कम होता है। ठीक है, मिट्टी में बदलाव होता है, जो मिट्टी बीमार होती चली जा रही है, उन चीजों से मुझे अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए देने के लिए क्या है। अगर हम बीमार जमीन देकर जाएंगे तो वो क्या उत्पादन करेंगे? बिल्कुल, तो मिट्टी की क्षमता को समझना होगा और तभी हम अच्छी खेती कर पाएंगे। कौशल जी, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में वक्त की पाबंदी है इसलिए बहुत शुक्रिया। कौशल जी आपका भी, वेद प्रकाश जी आपका भी, और दिनेश कुमार जी आपका भी बहुत शुक्रिया। श्रवण जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी इस कार्यक्रम में सच के साथ में जुड़ने पर बहुत शुक्रिया। तो देखिए, तमाम जो पैनल था वो हमारे साथ जुड़ा और उन्होंने बताया कि कैसे हम गन्ने का उत्पादन बढ़ा सकते हैं और किन किन चीज़ों की कमियां अभी महसूस हो रही हैं जो किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं उनके लिए जो गन्ने की खेती है वो कितनी ज़रूरी है और कैसे ज़रूरी है, ये सारा इस पैनल के जरिए हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा। फिलहाल हमें दीजिएगा इजाज़त और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।
का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ, मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात। आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात, मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। नजर डालते हैं देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु गुणवत्ता अधिक खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 305 दर्ज किया गया। पुणे की वायु गुणवत्ता औसत की श्रेणी में रही। यहां का वायु गुणवत्ता सूचकांक 186 दर्ज हुआ। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता औसत की श्रेणी में रही। मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 109 रहा। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 267 दर्ज किया गया, जो कि कम खराब की श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 104 दर्ज किया गया, जो औसत श्रेणी में आता है। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता कम खराब रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 231 दर्ज हुआ। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 169 रहा, जो कि औसत की श्रेणी में है। उधर हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 81 रहा, जो कि संतोषजनक की ही श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता औसत रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 124 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। क्या है FIDF? कैसे मिलेगा मत्स्य उत्पादकों को लाभ? आज हम बात करने वाले हैं मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि के बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है वो राज्य सरकारों के द्वारा बनाया जाता है। जो इंडिविजुअल लाभार्थी बोल सकते हैं हम उसको, उनके लिए जो शेड्यूल बैंक बोलते हैं, जो भी नेशनलाइज बैंक है, शेड्यूल बैंक है, उनके तहत उनको ऋण मुहैया किया जाता है। देखिए सरकार आपके साथ। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर नंद किशोर इंगोले के साथ शनिवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।